हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम बात करेंगे आपसे क्रेडिट कंट्रोल की। साख नियंत्रण के उपाय या साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, वास्तव में साख क्या होती है। साख जो बैंकों द्वारा जमाओं पे जो प्रतिभार उत्पन्न करती है, यानी कि जो जमा होती है बैंकों के पास, उस पे जब ऋण देती है और वो ऋण कई बार बैंक देती है, वही साख कहते हैं। अब साख को नियंत्रण कैसे करते हैं, साख किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी या बुरी बात है, और साख नियंत्रण की प्रणाली क्या है, इन सारी चीजों के हम विस्तार में चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साख से। साख नियंत्रण, तो साख से क्या होता है। साख क्या होता है, देश की मौद्रिक तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साख पे नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसके लिए साख के जनरेशन में, यानी कि साख क्रिएशन की कमी या वृद्धि को जो है संकुचन या विस्तार को रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यही साख हो गया। साख नियंत्रण क्या होता है, साख का संकुचन तथा विस्तार को केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित, केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है साख नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसे साख नियंत्रण कहते हैं। वो कमी भी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, जो भी केंद्रीय बैंक अपने हिसाब से काम करता है। अब केंद्रीय बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों को की उधार देने की नीति को नियंत्रित करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। यानी कि जो वो वाणिज्यिक बैंक होते हैं या कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो उधार देते हैं, उसकी नीति को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक का काम है, तथा वही साख का नियंत्रण करती है। ठीक है, अब साख नियंत्रित क्यों किया जाता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, CC। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यानी कि साख नियंत्रण के उद्देश्य। हम यहाँ पे केवल उद्देश्य लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या क्या होता है, तो पहला उद्देश्य होता है देश में कीमत स्तर को क्या करना, स्थिर बनाए रखना, टू इस्टेब्लिश द इंटरनल प्राइस लेवल। ठीक है, टू इस्टेब्लिश इंटरनल प्राइस लेवल, कीमत स्तर को स्थिर बनाए रखना। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य होगा, ये चीज आपको समझना होगा। देखिए, देश में कीमतों का चढ़ाव या उतार बहुत कुछ निर्भर करता है साख नियंत्रण पे, यानी कि साख जनरेट पे। यदि जब बैंक अधिक साख निर्गमन करते हैं तो क्या होता है, देखिए कैसे कीमत स्तर को स्थिर बनाया जाता है। कीमत स्तर में वृद्धि या कमी को, बैंक के पास 100 रुपये जमा हुआ, 100 रुपये में उसने क्या किया कि 80 रुपये ऋण दे दिया। ठीक है, 20 रुपये रख के, अब इस 80 रुपये में उसने ऋण दे दिया, फिर इस 80 रुपये उसको दे के इसका 10% सुरक्षित रखे 8 रुपये। इस प्रकार से वो 100 रुपये में करीब आप मानेंगे तो 80 रुपये लगभग ऋण देता है, यानी कि उस 100 रुपये जमा को 80 रुपये लोन के रूप में दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब ये 100 रुपये जमा भी है किसी व्यक्ति का बैंक के पास, और 80 रुपये बैंक ने उसके बदले में ऋण भी दे दिए। ये वास्तव में 80 रुपये नहीं होता, पहले व्यक्ति का 80 रुपये दिया है, दूसरे व्यक्ति को 60 रुपये, यानी कि 100 रुपये बढ़ के करीब 800 रुपये 700 रुपये तक हो जाता है। ठीक, 700 रुपये तक हो जाता है।
यानी कि 100 रुपए को बैंक 700 रुपए बना दिया। अब यही 700 रुपए जब मार्केट में फ्लो करेगा 100 रुपए की जगह 700 रुपए, तो क्या होगा कि लोगों के पास अधिक पैसा होगा तो अधिक एक्सपेंसेस करेंगे, अधिक एक्सपेंसेस करेंगे तो क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी, यानी कि कीमत स्तर बढ़ेगा। अब यही क्या करेगा, रिजर्व बैंक क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, इसको नियंत्रित करेगा। तो ये 700 के बजाय 500, 400, 300 हो जाएगा। तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसे कमाएंगे तो लोगों के पास क्या होगा, पैसे कमाएंगे तो मूल्य में जो स्थिरता प्राप्त होगी जब उचित होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आसानी से किस प्रकार से मूल्य स्तर को नियंत्रित रखा जाता है क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से। अब अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि क्या होता है व्यापार चक्र पर नियंत्रण। अब व्यापार चक्र पे नियंत्रण का क्या तात्पर्य होगा। देखिए, जो बिजनेस साइकिल है वो इस प्रकार से चलती है, पैसा आता है, फिर जाता है, फिर 2-3 माध्यम से गुजर के फिर पैसा आता है, फिर जाता है। ठीक है, तो ये अगर अधिक पैसा मार्केट में होगा तो ये फ्लो क्या करेगा, बहुत तेजी से करेगा। ठीक है, और यदि क्या करेगा, इस पे रिजर्व बैंक क्या करेगी कि कंट्रोल करेगी। तो ये क्या होगा कि ये जिस चक्र में इसको चलना चाहिए, जिस स्पीड में, उसी स्पीड से क्या होगा कि इसको चलना चाहिए। मान लीजिए कि आपको गाड़ी 60 किलोमीटर स्पीड से चलानी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब 120 की रफ्तार से या 90-100 की रफ्तार से चलेंगे तो गाड़ी अनियंत्रित भी हो सकती है और पलट भी सकती है। इसीलिए रिजर्व बैंक क्या करता है, रेगुलेशन बनते हैं कि ये जो है स्पीड 60 की ही रहे, उससे अधिक यदि आप करते हैं तो आपका चालान कटेगा, जुर्माना कटेगा। इसी प्रकार से जो एक रफ्तार होती है नॉर्मल व्यापार चक्र की, वही उसको स्थिर बनाने के रखने के लिए क्या होगा कि क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक के माध्यम से। तो इसको आप समझ गए होंगे। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। देखिए, जैसे ही मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई होती है यानी कि 100 की नोट एक अभी तक थी, उससे काम चलता था, अब दो नोट आ गई है, उसी से उतना काम हो रहा। तो भैया ये जो है 100 रुपए में जो काम हो रहा था अब 200 में वही काम हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही तो होगा कि मुद्रा की कीमत बढ़ गई है, मुद्रा की जो है कीमत क्या हो गई है, वो घट गई, मुद्रा की वैल्यू क्या घट गई है। यही लिए तो 100 रुपए का जो काम हो रहा था 200 रुपए में हो रहा है, इसका मतलब मुद्रा की वैल्यू घट गई। इसी प्रकार से जब मुद्रा की वैल्यू घटेगी तो विदेशी विनिमय में क्या आएगी, विदेशी विनिमय। अभी जब मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी तो सोचिए कि $1 बराबर क्या होगा कि 50 रुपए था, और जब इसकी कीमत घट जाएगी तो $1 बराबर ये जब आधा हो जाएगा, ये 200 रुपए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 रुपए। तो विदेशी विनिमय दरों में अस्थिरता आएगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब सोने के बाह्य व्यापार को रोकना। अब देखिए, जैसे मुद्रा की कीमत क्या करने गिरने लगेगी, लोग अधिक से अधिक सोना क्या करेंगे, लोगों का मुद्रा के ऊपर विश्वास जो होगा वो गिरता जाएगा, और क्या होगा कि सोने का प्रवाह होने लगेगा। यानी कि जब मुद्रा में विश्वसनीयता कम होगी तो सोने का प्रभाव बढ़ेगा, और क्या करेगा कि भारत सरकार को अधिक रुपए एक्सपेंस करेंगे विदेशी मुद्रा के लिए, तो क्या होगा कि फिर गोल्ड बाहर जाएगा। इसीलिए इसके प्रवाह को क्या करना होता है, रोकना होता है। व्यापार चक्र को नियंत्रित करना, ये हमने देख ही लिया था। व्यापार की जरूरतें पूरी करना, यानी कि जब एक निश्चित दर से रहेगा तो व्यापार को जितनी आवश्यकता पैसे की है उतना ही तो उसको मिलना चाहिए। यदि अधिक मिल जाएगा तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। स्थिरता पूर्वक वृद्धि के लिए आवश्यक, स्थिरता पूर्वक
वृद्धि के लिए आवश्यक। अब इसको आप कैसे कह सकते हैं? हमने आपको अभी बताया कि जितनी स्पीड से पैसा चलना चाहिए उसी स्पीड से पैसा चलना चाहिए, ठीक है। और जितना मात्रा मुद्रा की आवश्यकता है उसी में हो तो व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, यानी कि स्थिरता, एक स्थिर जो वृद्धि होगी वही होगी। यानी कि जब आप क्या कर देंगे कि 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वृद्धि, रियल में वृद्धि तो यही हुई ना, यही वृद्धि तो हुई। लेकिन आपने क्या किया कि मुद्रा की कीमत घट गई, अभी 100 की जगह आपको 50 रुपए हो रहा, तो ये वास्तव में आपका प्रॉफिट नहीं है, ये तो मुद्रा की कीमत में कमी का आपको अधिक पैसा मिल रहा है, तो वही चीज हुई। तो इसी को स्थिर करने के लिए ये केंद्रीय बैंक क्या करता है कि क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो ये क्रेडिट कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, वो हो चुके हैं। अब साख नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये चीज यहाँ पे अब हम देखेंगे। साख नियंत्रण की विधियां। दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है मात्रात्मक, ठीक है। जिससे कि क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव, और ये होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये दो प्रकार की मुख्यतः जो है विधियां होती हैं किसकी, क्रेडिट कंट्रोल की। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, यानी कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण या गुणात्मक साख नियंत्रण जिसे आप कहते हैं। एक होता है गुणात्मक साख नियंत्रण, जिसे कि आप क्या कर सकते हैं, जिसे कि आप कहते हैं, देखिए दो विधियां होती हैं, एक क्वांटिटेटिव होती है और एक क्या होता है, गुणात्मक होता है। यानी कि मात्रात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण, ये चीज आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो ये आपकी दो विधियां हो गई हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं पहला परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण में सबसे जो पहली विधि आती है वो क्या होती है, बैंक दर, जिसे कि आप बैंक रेट भी कहते हैं, जिसे कि डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से समझेंगे ये आपके लिए जानना जरूरी है। क्वांटिटेटिव जो बैंक रेट होता है वो क्या होता है, तो इसको आपको जानना जरूरी है। तो बैंक रेट वह दर होता है जिसपे क्या होता है कि केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है या उनके बिलों की पुनर्कटौती करता है, या जिस रेट पे केंद्रीय बैंक बैंक दरों को यानी कि अन्य बैंकों को उधार देता है, ऋण देता है, वही बैंक रेट होती है। फिर से समझिए कि जिस दर पे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऋण देता है या बिलों की पुनर्कटौती करता है, वही बैंक रेट होता है। बहुत किताबों में आपको कंफ्यूजन होगा, कहीं पे केवल लिखा रहेगा कि
ऋण देता है, कहीं पे लिखेगा बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होता है, उधार देता है, इन सारी चीजों पे आपको कंफ्यूज नहीं। तीनों चीज होती हैं, जिस रेट पे बैंक जो है केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, ऋण देता है या बिलों की पुनर्कटौती करता है, वही बैंक रेट कहलाता है। इस चीज को आप जाने रहिए, समझे रहिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसको क्या दर है इस समय हम ये नहीं लिखाएंगे, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत समय बाद होनी है, इसलिए हम अभी लिखा देंगे। आप पता चला कि इसको 2 बार रिवीजन करके चले गए और आने वाले समय में परिवर्तित हो गया, आप आते हुए भी गलत करके चले आए। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हम इसको रेट अभी नहीं लिखा रहे हैं। तो बैंक रेट क्या होता है इसको आप समझ गए होंगे कि बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें कहा गया है कि बैंक ऋण देता है या पुनर्कटौती करता है, ये हो गया। अब क्या होता है, हार्ट्रो का मत, हार्ट्रे जो है विद्वान है, उनका मत है कि यह अल्पावधि दर को परिवर्तित करता है। हार्ट्रे का क्या मतलब, परीक्षा में पूछ सकता है। हार्ट्रे का मत, यह बाजार को अल्प अवधि के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि अल्प अवधि ही यह बाजार को अल्प अवधि के लिए प्रभावित करता है। के लिए प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। और यहीं पे केंज महोदय हैं, केंज जी का कहना है कि ये अल्प अवधि के साथ क्या करता है, बाजार को दीर्घ अवधि में भी प्रभावित करता है, दीर्घ अवधि में भी प्रभावित करता है। इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए इनका मत आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है इनके मत के अनुसार क्या है, क्या यदि कुछ प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब बैंक दर में परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं ये आप जान लीजिए। तो प्रभाव क्या होगा, देखिए जब बैंक दर में चेंजेज आते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले साख का प्रसार या संकुचन होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, साख का प्रसार या संकुचन होता है, साख का प्रसार व संकुचन होता है, संकुचन होता है। अब जैसे देखिए क्या करता है केंद्रीय बैंक जो होता है, यहाँ पे कैसे करता है। अब केंद्रीय बैंक में मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि बैंक रेट 4% है, ठीक है, 4% है। केंद्रीय बैंक में जब अब बैंक जाते हैं लोन लेने या बिलों की पुनर्कटौती, तो उनको 4% क्या होता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, या डिस्काउंट रेट देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको क्या हो गया कि ये रिजर्व बैंक ने बढ़ा के 6% कर दिया, 6% कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब 4% था तो बैंक इसको आसानी से अपने बिलों को भुना ले रहे थे और उनके पास पर्याप्त पैसा आ जाता था। जब इसको 6% कर दिया तो बैंक जो है अब आरबीआई से लोन कम लेंगे, आरबीआई से ऋण लेने में कम जाएंगे, बिलों की पुनर्कटौती कम करेंगे। जब ये दोनों काम कम करेंगे तो बैंकों के पास लिक्विडिटी, तरलता क्या होगी, कम होगी। और जब तरलता कम होगी तो वो क्या करेंगे, लोन कम बांट पाएंगे, लोन कम बांट कर पाएंगे तो क्रेडिट का कम जनरेशन होगा। समझ में आया। बस इसी प्रकार से साख का प्रसार व संकुचन वो करते हैं। पहली चीज बेसिक थी, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बैंक तथा उद्योग पर प्रभाव। बैंक तथा उद्योग पर प्रभाव। अब देखिए बैंकों तथा उद्योग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। बैंकों पर तो आपने देख लिया कि उनको उनकी जब क्षमता कम हो जाएगी तो वो सीधे रूप से प्रभावित होंगे। लेकिन जब उद्योगों का क्या होगा कि व्यापार में इससे क्या होगा, निवेश घटता बढ़ता है। अब बैंक रेट क्या हो गया कि अब जब बैंक से उद्योगों को कम पैसा मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि वो क्या करेंगे कि उसमें निवेश घटेगा। जब निवेश घटेगा यानी कि देखिए जब बैंक के पास कम पैसा होगा तो क्या करेंगे, ये लोगों को कम उधार दे पाएंगे, व्यापारियों को कम उधार दे पाएंगे, उद्योगों को कम उधार दे पाएंगे। जब कम उधार देंगे, लोगों के पास पैसा कम रहेगा
तो क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि व्यापार जो है प्रभावित होगा, यानी कि व्यापार में जो अभी तक निवेश लोग ज्यादा पैसा होने की वजह से ज्यादा कर रहे थे, अब वो निवेश नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि व्यापार में क्या होगा, शिथिलता आएगी, तो रोजगार में कमी होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, कई प्रभाव इसके पड़ते हैं और बहुत दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं इन सारी चीजों के, आप इसको समझिए। अब ये हो गया बैंक तथा उद्योग पर प्रभाव। आगे हम बढ़ेंगे तो बैंक रेट के परिवर्तन के प्रभाव में ये दो हमारे जो मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा भी कई उद्देश्य हमारे होते हैं, जैसे कि विदेशी पूंजी के आवागमन पर प्रभाव पड़ता है। ये किस प्रकार से पड़ता है इसको आप समझ लीजिए। जब देखिए पैसा कम होता है, ठीक है, जब पैसा बैंक रेट अधिक होगा तो क्या होगा कि बैंक उनको क्या होगा कि लोन पे अधिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि विदेशी मुद्रा के ऊपर अधिक दबाव पड़ेगा। यदि कि भारत में जब मुद्राएं नहीं होंगी तो क्या होगा कि उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, यानी कि बैंक दर में कमी से अल्पकालीन पूंजी का विदेशों को निर्यात होने लगेगा। अब देखिए किस प्रकार से इसका विदेशों में विदेशी साख पर असर जो पड़ता है, विदेशी पूंजी के आवागमन पर असर। अब क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि रेट ऑफ कम होगा तो लोग क्या करेंगे, विदेशों को निर्यात करने लगेंगे। बैंक दर में कमी आएगी, तो बैंक दर में जब कमी आएगी तो लोगों को क्या होगा कि कम पैसा आएगा, यानी कि पूंजी कम रहेगी, रिटर्न कम मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, पूंजी को विदेशों में निवेश करने लगेंगे। इससे ये असर पड़ता है। आगे विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव। विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, विदेशी विनिमय दरों पर प्रभाव। विदेशी विनिमय दरों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक दर में जब वृद्धि होती है तो ब्याज में भी वृद्धि हो जाती है, और ब्याज अधिक मिलने से क्या होता है कि आयात बढ़ जाता है और भुगतान संतुलन बढ़ जाता है, विनिमय दर अनुकूल हो जाती है, ये सारी चीजें होता है। तो जब अधिक बैंक दर जब बढ़ जाता है तो लोगों को अधिक ब्याज मिलेगा। जब अधिक ब्याज मिलेगा तो क्या होगा कि जब लोगों के पास अधिक पैसा आएगा तो आयात बढ़ जाएगा। आयात बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब आयात बढ़ेगा तो क्या होगा कि भारतीय मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, जिससे कि भुगतान संतुलन क्या होता है, विनिमय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि भुगतान संतुलित हो जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, विनिमय अनुकूल हो जाता है। अब ये हो गया। अब बैंक दर की सफलता की शर्तें क्या है, यानी रिजर्व बैंक ने क्या रेट बढ़ा दिया तो जरूरी है कि ये जितने असर हमने बताए हैं ये होगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं होने का क्या मतलब, कैसे हो जरूरी नहीं है। आप देखिए क्या होगा, बैंकों के पहला पॉइंट आप देखिएगा, व्यापारिक बैंकों के पास पर्याप्त प्रतिभूति है, यानी कि व्यापारिक बैंकों के पास यदि बहुत पैसा है तो वो क्यों कर जाएंगे रिजर्व बैंक से पैसा लेने की, उनको कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपना जो काम पहले से कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तो फिर बैंक रेट बढ़ाने घटाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना चाहिए। अरे भैया, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंकों पर निर्भर नहीं होंगे तो जब उनके पास जाएंगे ही नहीं तो फिर बैंक रेट का क्या असर है। बैंक रेट भाई ये तो आरबीआई पे लगता है, अन्य जगहों पे तो ये लगता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बैंक होते हैं उनको आरबीआई पे निर्भर होना चाहिए। निवेशकों की मनोवृत्ति ब्याज घटने या बढ़ने पे अगर उनके ऊपर असर पड़ता है तो ही इसका प्रभाव होगा। यदि उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है तो फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूंजी पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण न हो, यदि पूंजी पर देशी प्रभाव ही न हो, विदेशी पूंजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो तो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा बढ़ेगा, उससे मतलब नहीं। विदेश से तो पूंजी आएगी, क्योंकि ये विदेशी पूंजी पे तो ये रेट लगता नहीं है, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाजार में ब्याज दरों पर परिवर्तन बैंक दर के अनुसार होना चाहिए। अब पता चला कि रिजर्व बैंक ने लागू हो गया, मार्केट में बैंक उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं,
बैंक जो है इसको अंदर ही अंदर दे रखे हैं, यानी कि ब्याज दर कम हुई है लेकिन क्या हो, बैंकों ने कर्जा नहीं घटाया। इसी प्रकार से ब्याज दर बढ़ी लेकिन बैंकों ने कर्जा ही नहीं बढ़ाया, तो इस प्रकार से फिर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में लोच होना चाहिए, यानी कि अर्थव्यवस्था में इन सारी चीजों का बैंक रेट को घटाने बढ़ाने का असर पड़ना चाहिए। यदि नहीं पड़ेगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। अब अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा खुले बाजार की प्रक्रियाएं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसे आप कहते हैं। तो बैंक दर हो गया है, अब हम दूसरे की बात करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होगा, ये चीज आपको समझना जरूरी है। खुले बाजार की क्रियाएं जिसे हिंदी में कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से क्या संबंध होता है, इसको आप समझ लीजिए। खुले बाजार की क्रियाओं से आता ये है कि जो बैंकों के पास, यानी कि जो केंद्रीय बैंक के पास क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, ठीक है। उनके पास कई ऐसे साधन होते हैं जो सिक्योरिटी को बेच के या खरीद के पैसा को बाजार में फ्लो कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार तथा निजी वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूतियों, हुंडियों और बांडों के क्रय विक्रय से होता है। परंतु सीमित अर्थ में अगर इसका कहें तो सरकारी प्रतिभूतियों तथा बांडों से होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स जारी करते हैं सरकारी प्रतिभूतियां, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, यानी कि ज्यादा रेट होता है। अब क्या होता है कि जैसे ये इन्होंने मार्केट में सिक्योरिटी उतारी, वो सुरक्षित भी होती हैं, तो मार्केट में इन्होंने सिक्योरिटी उतारी, प्रतिभूतियां उतारी, अब इनके अधिक सुरक्षित तथा रेट हाई इंटरेस्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये मार्केट में उतारे, लोग तुरंत इन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। अब सरकारी प्रतिभूतियां जैसे ही लोग खरीद लेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा, जैसे पैसा कम होगा तो क्या होगा कि अपने आप क्रेडिट क्या होगी, कंट्रोल। लोग ऋण लेने ही नहीं जाएंगे बैंक में, ऋण लेने जाएंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक में जमा कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजें डायरेक्टली ये प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। और वहीं जब विपरीत स्थिति होती है, अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति होती है, तो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक जो है इन प्रतिभूतियों को खरीदने लगती है, वापस खरीदने लगती है। वापस खरीदते हैं तो क्या होता है कि लोगों के पास क्या होता है, पैसा आ जाता है और वो फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बैंकों में जमा करते हैं और फिर क्या होता है, फिर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने लगता है। तो ये खुले बाजार की प्रक्रियाएं हो गई हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, बैंकों को नकद कोष को प्रभावित करने के लिए, ये यदि मार्केट सिक्योरिटी बेची जा रही है, यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा सिक्योरिटी को बेची जा रही है, तो लोग बैंकों से अच्छा इसमें पैसा लगाना करते हैं, तो बैंकों के पास जमाएं कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। बैंक दर की नीति को सफल बनाने के लिए, बैंक दर की नीति सफल बनाना हो तो पैसा ही कम कर दो तो बैंक दर नीति अपने आप सफल हो जाएगी। पूंजी के विदेशी निर्यात को रोकने के लिए, जब लोगों के पास अधिक पैसा है तो वो विदेशों में भी निर्यात करते हैं, लेकिन जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नगद संचय अनुपात, यानी कि CRR की। तीसरा जो हमारा पॉइंट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR कुछ नहीं है, इसमें से आपको कुछ समझना भी नहीं है। देखिए, जो बैंकों के पास जमाएं आती हैं, जमा होती हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, जिससे कि लोग जब मांगे तो वो पैसा उनको वापस लौटाया जा सके। तो जमा ये 3%, 4% कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जब RBI कहता है कि इस जमा को बढ़ा देता है, यानी कि बैंक 100 रुपए पे 3% की बजाय 4% कर देता है, तो बैंकों के पास क्या होता है कि अधिक पैसा रखना पड़ता है अपने पास, तो वो क्या होता है, उधारी कम दे पाएंगे। उधारी कम दे पाएंगे तो अपने आप क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा।
और यही जब घटा देगा तो लोग बैंक अधिक उधारी कर पाएंगे। ये 100 रुपए समझा रहे हैं, यही आप अगर अरबों खरबों में समझें तो ये बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो इसी के विपरीत जब स्थिति बदलती है, इसको घटा देता है आरबीआई, तो बैंकों के पास अधिक पैसा, वो अधिक ऋण दे सकेंगे। तो ये आपका CRR हो गया। इसमें क्या होता है कि आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब SLR क्या होता है? जिसे कि सांविधिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहते हैं, ठीक है। SLR सांविधिक तरलता अनुपात। अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये देखिए क्या होता है कि इसमें जो बैंक होते हैं वो अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में लगाते हैं, या उनको लगाना रहता है, अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए कि 100 रुपए जमा हुआ तो 20 रुपए की उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जैसे कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड में NHA नेशनल हेल्थ या नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन अथॉरिटी पे क्या करना होता है, इनको इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि बॉन्ड्स खरीदने होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इनको ये जो बॉन्ड्स खरीदते हैं तो पैसा उनके पास चला जाता है और इन सारे कारों में लगता है। इससे इनके पास क्या होता है, पैसा बैंकों के पास कम होता है। जब यही क्या करता है कि रिजर्व बैंक जब इसको घटा देता है, यानी कि अब मान लीजिए कि 20% नहीं इन्वेस्ट करना है, इनको 18% करना है, तो क्या होगा कि अब ये बॉन्ड्स में कम खर्चा कर पाएंगे, कम इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये क्या करेंगे, हालांकि इसके बदले इनको रिटर्न मिलता है, लेकिन वो अलग चीज है। अब इनको क्या होगा कि कम इन्वेस्ट करना है तो अधिक लोन दे पाएंगे, और इसी के विपरीत यदि इसको बढ़ा दिया गया तो इनको अधिक पैसा रखना पड़ेगा और क्रेडिट कंट्रोल और भी कम हो पाएगी। तो ये कुछ आप कह रहे हैं साख नियंत्रण के जो तकनीकें थी, इसमें हमने देखा अभी की मात्रात्मक साख नियंत्रण तकनीकी में 4 चीजें हमने मुख्यतः पढ़ी, बैंक दर, ओपन मार्केट रिसोर्सेज, कैश रिजर्व रेशियो और SLR। अगली वीडियो हम देखेंगे गुणात्मक साख सृजन, और उसमें कई चीजें हम डिटेल्स में आपको पढ़ेंगे, डिटेल्स में अध्ययन कराएंगे। तो ये रही वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसके आगे गुणात्मक साख नियंत्रण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।